नमस्कार साथियों, मैं मोहित शर्मा आप सभी का अभ्युदय हायर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सी सेट 2018 के एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन जो हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और ये जानेंगे कि हम इन सवालों को कितने बेहतर तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, किसी झोले में 15 लाल गेंदें और 20 काली गेंदें हैं। प्रत्येक गेंद पर 1 या 2 या 3 की संख्या लिखी हुई है। लाल गेंदों के 20% पर संख्या 1 तथा उनके 40% पर संख्या 3 लिखी हुई है। इसी प्रकार काली गेंदों में 45% पर संख्या 2 तथा 30% संख्या 3 लिखी हुई है। एक बालक यदृच्छया एक गेंद निकालता है। यह गेंद यदि लाल है और उस पर 3 की संख्या है अथवा यदि गेंद काली है और उस पर 1 या 2 की संख्या है तो बालक जीत जाता है। उसके जीतने की प्रक्रिया क्या है? तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, मतलब सिंपल सा सवाल ये है। ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है, आप इसमें घबराएं नहीं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये सवाल किसका है, प्रोबेबिलिटी का। किसका? प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। प्रायिकता, किसका? प्रायिकता। तो अब आप सवाल में क्या लिखा हुआ है, 15 लाल गेंदें हैं, मतलब रेड कितनी है अपने पास? 15। और ब्लैक कितनी है अपने पास? टोटल 20। तो टोटल बॉल कितनी है मेरे पास? टोटल बॉल है कुल मिला के 35 बॉल है मेरे पास, ठीक है। अब आप देखिए क्या बोल रहा है कि 20% लाल गेंद ना उन पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 ऑन रेड इस कितनी हो जाएंगी? 15/20/100। तो ये कितना होता है? 1/5। ये 3 बार गया तो ये 3 आ गया। अब बोल रहा है कि तथा उनके 40% संख्या 3 लिखी हुई है, तो 3 ऑन रेड जो है वो हो जाएगी 15 इंटू 40/100। 40/100 मतलब 2/5। और ये 3 से गया तो 3 दूनी 6। अब मुझे बताइए कि 2 है जो लाल बॉल पे लिखा हुआ है वो कितने हो जाएंगे? टोटल बॉल कितनी है? 15। और एक पे 3, एक 3 बॉल पे लिखा हुआ है और 3 6 बॉल पे लिखा हुआ है। 2 कितनों पे लिखा होगा? 15 माइनस 9, मतलब कुल मिला के 6 गेंद हो गई ऐसी जिन पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको इसको, ठीक है। अब ये है कि आप देखिए सवाल में क्या बोला है। अब मुझे इसके लिए थोड़ा सा 1 मिनट मुझे आप दीजिए। तो क्या बोल रहा है कि हमने लाल निकाल ली। अब बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, सवाल पढ़िए कि 30% पर संख्या 3 लिखी है, सॉरी, इसी प्रकार काली गेंदों पर 45% पर संख्या 2 लिखी हुई है, ठीक है। क्या बोल रहा है? 45% पर 45/100 गुणा 20 काली बॉल है, ये 1/5, ये 9 बार। तो 9 पर क्या लिखा हुआ है वो देख लेंगे अभी अपन। क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इसी प्रकार काली गेंद पर 45% संख्या 2 तथा 30% पर संख्या 3 लिखी हुई है, ठीक है। अब 30% किसका? 20 का। तो 1/5 मतलब 6, ठीक है। 6 लिखा हुआ है किस पे? 3 पे। तो मुझे बताइए 2 काली गेंद पे कितने बार, मतलब कितनी गेंदों पर लिखा होगा? तो टोटल गेंद कितनी है? 20। ये कितनी है? 9 6, 20 में से 15 गए तो 5। 5 ऐसी गेंदें जिन पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है यह है गेंद यदि लाल है उस पर 3 की संख्या है। 3 की संख्या है मतलब 3 हमारा देखिए कितने हैं? 6 गेंद है, ठीक है। तो 6/35 प्लस क्या बोल रहा है, अथवा यदि गेंद काली है उस पर 1 या 2 की संख्या हो। अब 1 या 2 की संख्या, ये 2, अच्छा ये गलती कर दी अपन ने यहाँ पे,
ये आएगा 1, ठीक है, और ये भी 1 आएगा, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कितनी गेंद है, एक संख्या वाली काली 5, कितने में से, 35 में से, ठीक है। और दो संख्या कितनी है आपके पास, दो वाली काली हमारे पास 9 है, कितनी है, 9 है, कितने में से, 35 में से। अब इसको आप देख लीजिए कितना हो रहा है, 6/35 प्लस 9 4 9 5 14 35 और 20/35 मतलब कितना हो गया, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 4/7 आया आपका प्रोबेबिलिटी उसकी जीतने की, क्या आया, 4/7 आया। इसका उत्तर कितना हो जाएगा अपना बी, 4/7। ये सवाल कुछ भी नहीं है, पहले आप एक लाल गेंद वाली निकाल लीजिए, एक संख्या कितने लाल गेंदों पर है, 3 पर है, तीन कितनी संख्या, 3 संख्या जो है लाल गेंदों पर कितनी कितनी गेंदों पे लिखी है, 6 पे लिखी हुई है। ऐसी हमने 2 संख्या कितनी गेंदों पे लिखी हुई है, 6 पे लिखी हुई है, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये 2 है ना हमारा, ये कितनी गेंदों पे लिखा हुआ है, 9 गेंदों पे लिखा हुआ है। ऐसे 3 कितनी गेंदों पे लिखा हुआ है, 6 गेंदों पे काली पे। एक कितने पे लिखा हुआ है, 5 पे। तो वो बोल रहा है कि लड़का कब जीतता है, जब या तो 3 आए लाल वाला, या फिर 1 या 2 आए ब्लैक काला वाला। तो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, ऐड कर दिया हमने, ठीक है, ऐड कर दिया, हमारा सवाल हो गया। ये सवाल पढ़िए दूसरा, हॉकी खेलने के लिए 19 लड़के आए हैं, उनमें से 11 हॉकी की कमीज पहने हुए हैं और 14 हॉकी की पैंट पहने हुए हैं। एक भी लड़का ऐसा नहीं है जिसने कमीज और या पैंट ना पहनी हो, पूरी वर्दी पहने लड़कों की संख्या बताइए। तो आप मुझे बताइए, आपने इस सवाल को अगर देखा हो तो ये हम वेन डायग्राम से बहुत इजी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुए हमारे वो जिन्होंने कमीज पहनी हुई है, और ये वो हुए जिन्होंने हॉकी के पैंट पहने हुए हैं। तो पैंट पहनने वाले 14 हैं, और शर्ट बोल लो कमीज बोल लो वो है 11। और अगर मैं दोनों जो जिन्होंने पूरी वर्दी पहन रखी है उनको बोलूं एक्स, जिन्होंने पूरी वर्दी पहन रखी है, राखी, वो कितने हैं हमारे पास, एक्स। तो जिन्होंने सिर्फ कमीज कमीज पहनी है वो सिर्फ कमीज कमीज, वो हो जाएंगे 11 - x। और जिन्होंने सिर्फ पैंट पैंट पहना है या फिर, हाँ पैंट पैंट पहना है, वो कितने हो जाएंगे, 14 - x। और हमको पता है टोटल कितने लड़के हैं, 19 लड़के हैं। तो आप मुझे बताइए 11 - x प्लस 14 - x कितना हो जाएगा, 19 होगा कि नहीं होगा, और साथ में प्लस एक्स भी आएगा क्योंकि बीच में है, ठीक है। तो ये कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 14 और 11 कितना हो जाएंगे, 25, 25 - x 19, और x कितना आ जाएगा, 6। मतलब 6 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी वर्दी पहन रखी थी, इसका उत्तर कितना आ गया, 6। ये सवाल पढ़िए, एक पुस्तक विक्रेता ने 3 प्रति पुस्तक, सॉरी, एक पुस्तक विक्रेता ने x रुपए प्रति पुस्तक की दर से भूगोल की ए पुस्तकें बेची। तो भूगोल मतलब ज्योग्राफी, ठीक है। और ये तो हुआ उसका रेट, और ये नंबर, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं टोटल। तो रेट कितनी है, एक्स है, और कितनी पुस्तक खरीदी, इतनी, और कितना हो गया सम, इतना हो गया। अब बोल रहा है कि x+2 प्रति पुस्तक, जैसे इतिहास, इतिहास मतलब हिस्ट्री, और x+2 रेट है, कितनी पुस्तक खरीदी, इतनी पुस्तक खरीदी, तो कितना सा वो हो गया उसका बिल, इतना हो गया। फिर बोल रहा है तीसरा कि x-2 प्रति पुस्तक की दर से गणित की पुस्तक, गणित मतलब अपना मैथ्स, क्या रेट है, x-2 एक पुस्तक की, और कितनी पुस्तक खरीदी, a-2 खरीदी, तो कितना बिल हो गया उसका, कितना हो जाएगा। आप मुझे बताइए, अगर मैं टोटल बिल आया तो क्या होगा, ax प्लस ax
प्लस 2x प्लस 2a प्लस 4ax, और ये नहीं आएगा, -2x -2a प्लस 4। देखिए बाबा आप यहाँ पे, ये -2x ये +2x ये कट गया, ये -2a ये +2a ये कट गया, 1 2 3 3ax और 4 और 4 8, ये इसका उत्तर है। इतना टोटल बिल आया। तो ये यहाँ पे ये x, ये r नहीं है, ये x है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका उत्तर यही आएगा। ये सवाल पढ़िए, किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए। कितने? 40%, तभी वो पास होगा। मान लीजिए उसके 30 अंक आए। कितने अंक आए? 30 आए, और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण जाता है। मतलब अगर उसके 30 अंक और होते ना, मतलब 60 नंबर होते, तो वो पास हो जाता। क्या बोल रहा है? पास हो जाता। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने तक? तो टोटल मार्क्स पूछ लिया अपन से, बहुत ही आसान सवाल है। मुझे बताइए 60 है, ठीक है, और अपने पास परसेंट में इसकी वैल्यू गिवन है, मतलब 2/5 इसके फ्रैक्शन वैल्यू होती है 40% की। तो हमारे हिसाब से 5 तो टोटल थे, और पास थे 2। पास थे कितने? 2, और टोटल थे हमारे हिसाब से 5। तो 2 की वैल्यू क्या है? 60 है, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये गया कितने हो गए? 150। ये सवाल पढ़िए, जो दो व्यक्ति हैं ए और बी, किसी वृत्तीय मार्ग पर दौड़ रहे हैं। प्रारंभ में बी ए से आगे है तथा उनकी स्थितियां वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। जब ए उस बिंदु पर पहुंचता है जो कि उसके प्रारंभिक बिंदु से व्यवसाय सम्मुख है, तब वह बी से मिलता है। ए और बी की चालों में क्या अनुपात है? बहुत ही आसान सवाल। क्या बोल रहा है? एक सर्कुलर ट्रैक है जिसमें हमारा ए यहाँ पर है, और जब ए हमारा प्रारंभिक स्थान पर होगा तो बी कहीं यहाँ पे होगा, और वो सेंटर से 30 डिग्री का कोण बना रहा होगा, ठीक है। और जब ए उसके प्रारंभिक बिंदु से ठीक अपोजिट में होगा, मतलब यहाँ पे होगा, तब वो बी से मीट करेगा। तो आप मुझे बताइए, एक समान चाल है, तो ए ने इतनी देर में इतना डिस्टेंस कवर किया, और बी ने इतना डिस्टेंस कवर किया। तो मुझे बताइए, ए पूरा 180 डिग्री चल दिया, और बी कितना चला होगा? 150 डिग्री। तो स्पीड का रेशियो कितना हो गया? ये तो डिस्टेंस हो गया ना। देखिए क्या होता है, मैं तो आपको सिंपल सा बताता हूँ। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमारे लिए डिस्टेंस 180 डिग्री है, और ये हमारे लिए 150 डिग्री है, ठीक है। और टाइम तो दोनों का सेम ही है, तो टी से तो टी कट ही जाएगा, और ये कट गया, तो ये कितना आ जाएगा? 6:5। ये आ गई आपकी स्पीड का रेशियो, और ये उत्तर हो गया, है ना। आसान सवाल लग रहा है कठिन, पर है बहुत ही आसान सवाल। तो इसमें घबराना नहीं है हमको देख के सवाल को, ठीक है। ये सवाल पढ़िए, यदि x -3 और -1 के बीच में है तथा y -1 और 1 के बीच में है, तो x, ये गलत लिखा हुआ है, ये होगा x² - y² निम्नलिखित में से किनके बीच में होगा, ठीक है। थोड़ी बहुत गलती हो जाती है टाइपराइटर साहब से, तो इसका कोई वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये बोलेंगे अपन x² - y² की वैल्यू क्या होगी, मतलब किसके बीच में होगा। तो आप मुझे बताइए, x जो है किसके बीच में लाई कर रहा है? -3 और -1।
और y जो है -1 और 1 के बीच में। तो आप मुझे ये बताइए, अगर मुझे एक्स स्क्वायर निकालना है तो एक्स स्क्वायर का मिनिमम क्या हो जाएगा? इन दोनों का स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, ये मिनिमम आ गया, न्यूनतम, और ये मैक्सिमम मतलब अधिकतम। और इसका स्क्वायर करूंगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, और वाई स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा तब तो 1 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करूंगा तब भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बट आप देखेंगे कि -1, 0 और फिर 1 आया, तो न्यूनतम वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी ना, पॉजिटिव वैल्यू है तो 0 लेंगे। अब आप मुझे बताइए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई। तो कितना आ जाएगा? 9 माइनस 0, 9, ये तो होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी मैक्सिमम ऑफ इसका y का माइनस मिनिमम ऑफ x। तो कितना आ जाएगा? मैक्सिमम ऑफ y कितना है? 1, और मिनिमम ऑफ x कितना है? 1, तो कितना आ गया? 0। तो किसके बीच में लाया करेगा? ये 0 से 9 के बीच में। और वैसे भी अगर आप ऑप्शन को देखें तो -9 और 1 तो हो सकता नहीं है, ये तो यही गलत हो गया, ये भी नहीं हो सकता, और 8 हमारे आ नहीं रहा किसी में, तो ये भी गलत। बचा तो यही, तो 0 और 9 ही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल क्या है? y और x के अलावा ये भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखिए x और y की, x और y एक के अलावा घन पूर्णांक है तथा x y और x से बड़ा है, y x से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ी संख्याओं का निरूपित करता है? ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है इन चारों में, ये बोल रहा है। और क्या बोला है? जो x और y है ना, वो हमारे 0 और 1 से बड़े हैं। और क्या बोला है कि y जो है बड़ा है, y किससे बड़ा है? x से बड़ा है। तो हमने क्या करा? x का मान 2 रख दिया और y का मान 3 रख दिया। तो मुझे बताइए, पहले अगर ऑप्शन को चेक करेंगे तो 2 गुणा 3 लिखेंगे 6। बी ऑप्शन को चेक करेंगे तो x अपॉन वाई मतलब 2/3, और ये कितना होता है? 0.66 होता है समथिंग। हाँ, ये देखिए 3/2 कितना होगा? 1.5। और b कितना होगा? x प्लस वाई कितना होगा हमारा? 5 अपॉन एक्स वाई मतलब 6। ये भी कितना होगा? 0.6, सॉरी 0.8 होगा। ठीक है, तो बड़ा कौन सा है? यही बड़ा है, तो मतलब ए ऑप्शन हमारा उत्तर सही है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है? एक अष्टभुज के शीर्षों को जोड़कर कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? मतलब कितने डायगोनल पॉसिबल है ऐसे? पहले तो ऑक्टागोनल बनाओ आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब मैंने एक साइड ये ले ली, एक डायगोनल ये खींचा, दूसरा डायगोनल ये खींचा, तीसरा डायगोनल ये खींचा, चौथा ये खींचा और पांचवा ये खींचा। तो एक वर्टेक्स से मतलब एक पॉइंट से मैंने कितने खींच दिए? 5 खींच दिए। मतलब ऐसे कितने हो जाएंगे? 5 एक से, और कितने हैं ऐसे? पहला तो ये रहा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां। तो ऐसे 8 हो गए, तो टोटल कितना हो गया? 40। ठीक है, और अब मुझे बताइए, ये दोबारा रिपीट भी तो हो रहा है वापस,
ऐसे अगर उल्टा देखें तो ये देखो वापस भी जा रहा है, तो वो हाफ हो जाएंगे, उसको डिवाइड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 20। और मैं आपको एक चीज बताऊं, इसका फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि इसका फॉर्मूला भी होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एन n-3। आप बताइए n कितना अपने पास, फॉर्मूला क्या होता है, n-3/2, ये होता है नंबर ऑफ डायगोनल का, ठीक है। और जो n है ना, वो नंबर ऑफ साइड होती है हमारी, ठीक है। अगर किसी को ये समझ में ना आया ना कि ये कैसे आया, तो आप तो बस फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। तो n कितना है 8, ठीक है। और 8-3/2 मतलब 8 × 5/2, ये गया 4 बार और ये आया 20, तो 20 हमारा आंसर है। ये सवाल पढ़िए, नीचे दिए गए योग पर विचार कीजिए, विचार कीजिए बस। देखना यहाँ पे ये पॉइंट है ना, गलत, ये सवाल कुछ गलत लिखा हुआ है मेरे हिसाब से, मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। हाँ गलत लिखा हुआ है, ये है पॉइंट डॉट 1.2+3.3+.1 = 21 तो इस डॉट का क्या मतलब है, इसको आप ऑप्शन से करेंगे तो बेहतर रहेगा। पहले आपने ऑप्शन में 4 लिया तो 4 रखा, ठीक है। फिर देखा 1 4, फिर देखा 2 4, फिर देखा 43, फिर देखा तो 4 1। और अगर इसका मान 14 आता है तो सही है, देख लो कितना हो रहा है, 14 और 4 18, 18 और 24 देख लो कितने हो जाएंगे आपके, 18 और 24 और 43 और 41, 8 4 12, 12 3, 12 और 4 16, 6 आ गया, मतलब ये तो यूनिट डिजिट में यहाँ पे तो 4 है और हमारा तो 6 आया, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप 5 को रख के देखिए, 6 को रख के देखिए, 8 को रख के देखिए। जब आप 8 को रख के देखेंगे तो हमारा 8, और यहाँ आ जाएगा हमारा 18, यहाँ आ जाएगा हमारा 28, यहाँ आ जाएगा हमारा 83 और यहाँ आ जाएगा 81। इनको आप जोड़ेंगे ना तो हमारा उत्तरांशी 218। और आप देखेंगे कि अगर यूनिट डिजिट को ही चेक करते हैं तो 8 और 3 4, 4 और 8 12, 12 और 8 कितने में 20, और 20 और 8 28, 8 आ रहा है, मतलब आंसर उत्तर सही आएगा। इसी से आप चेक करके देखेंगे 218 ही आएगा और इस डॉट का मान हो जाएगा 8। संख्याओं के निम्नलिखित प्रतिरूप पर विचार कीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे 8 6 4 6 बन रहा है, 10 5 6 मिला के 11 बन रहा है, 15 7 8 मिला के 16 बन रहा है, 13 4 8 मिला के क्वेश्चन मार्क बन रहा है। तो इस क्वेश्चन मार्क की क्या वैल्यू है ये पूछा है। तो आप देखिए अगर मैं 8+4 - 6 करता हूँ तब उत्तर 6 आता है। देखिए 8 4 12, 12 में 6 गए 6, 10-6+5, सॉरी 10+6 - 5, 16, 16 में 5 गए 11, 15+8 - 7, 15 और 8 कितने हुए 23, 23 में 7 गए तो 16, 13+8 - 4, 13 और 8 21, 21 में 4 गए 17, उस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 17, है ना। सवाल इजी, बस आपको देखना है लॉजिक क्या लग रहा है, ठीक है। अब ये पढ़िए, कोई दुकानदार है जो किसी वस्तु को 40 रुपए में बेचकर x% लाभ कमाता है, तथापि जब उस वस्तु को 20 रुपए में बेचता है तो उसे उतनी ही प्रतिशत की हानि होती है। तो वस्तु का मूल लागत कितनी होगी। इस सवाल को मैं आपको दो तरह से समझाऊंगा, एक समझाऊंगा बेसिक से
और एक आपको बाय ऑप्शन मेथड से। ठीक है, आप लोग एग्जाम में ऑप्शन मेथड को देखेंगे क्योंकि वो बहुत इजी होता है। अब मुझे बताइए आप, अगर मैं हमारी कॉस्ट प्राइस 10 रुपये मान लूँ और मैंने उसको 40 में बेच दिया पहला, तो मुझे प्रॉफिट कितना का हुआ? 30 का। कितने पे? 10 रुपये पे। तो मुझे बताइए कितना प्रॉफिट हुआ? 300%। अब मुझे 300 ही प्रतिशत की हानि होनी चाहिए, पर अब मैं कितने में बेच रहा हूँ? 10 को बेच रहा हूँ 20 में, मतलब मेरे को डबल ही हो रहा है, मतलब ठीक है। तो मेरे को तो सिर्फ कितने प्रतिशत की मतलब लाभ हो रहा है इसमें भी, मुझे हानि तो हो ही नहीं रही है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ऐसे ही आप 20 को चेक करके देखेंगे। अब आप 30 को चेक करिए। अगर आपकी कॉस्ट प्राइस 30 रुपये है और आपने 40 में बेच दिया, तो आपको 10 रुपये का फायदा हुआ 30 पे। ठीक है, और 1/3 होता है हमारा 33, 1/3% प्रॉफिट। अगर हमने इसको 30 का खरीदा और 20 में बेच दिया, तो हमारा 10 रुपये की हानि हो गई। कितने पे? 30 पे। तो जब भी हमको कितने परसेंट का डिस्काउंट होगा, सॉरी वो होगा लॉस, तो 33 1/3 का। तो हमारा उत्तर यही होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसको बेसिक से समझाऊंगा। बेसिक से समझना आप इस सवाल को। बेसिक से क्या है, क्या बोल रहा है कि 40 में बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है? 100 प्लस एक्स परसेंटेज अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या होती है? 100। यही होती है ना? ठीक है, अब मुझे बताइए 40 अपॉन कॉस्ट प्राइस, 100 प्लस एक्स प्रतिशत अपॉन 100, ये आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। इस बार हमको घाटा हो रहा है तो माइनस कर दिया। ये दो इक्वेशन बन गई। काम करिए, डिवाइड कर दीजिए। यही बचेगा। सॉल्व करिए। 200 माइनस 2x, 100 प्लस एक्स, तो 100 और 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100/3 आ गई। मतलब क्या हुआ? अगर मैं देखूं तो 40 प्लस CP इक्वल टू 100 प्लस 100/3 अपॉन 100। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 40/CP इज इक्वल टू 1/1/3। 100 से 100 1/3 आ जाएगा ऐसे। तो अब आप देखेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4/3 और ये 40/CP, ये कट गया 10 बार। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 30 रुपये। और ये लंबा है, इसलिए आप ऑप्शन मेथड को जाएंगे। ठीक है, तो इसमें उत्तर आप कितना आया? 30 रुपये। किसी वृत्त की परिधि पर समान दूरी पर 24 बिंदु है। क्या बोला है? किसी वृत्त की, ये हमारा सर्कल है। मेरे थोड़ी ड्राइंग बेकार है तो सर्कल में ढंग से बना नहीं। ठीक है, इसके 24 बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते पूरे 24 बिंदु है। और परिधि मतलब क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है, याद रखना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। क्या है? सरकमफ्रेंस। समान दूरी पर 24 बिंदु हैं, इनमें से शीर्ष के रूप में 3 बिंदुओं को समुच्चय से अधिकतम कितने समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं? समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मुझे बताइए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए मुझे कितने वो चाहिए? 3 चाहिए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट चाहिए, और है कितने? 24। और एक के लिए कितने चाहिए? 3। तो टोटल कितने बनेंगे? 8 ट्रायंगल बनेंगे। 200 मीटर की लंबी एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही है। रेलवे लाइन के निकट खड़े किसी व्यक्ति को यह ट्रेन कितने सेकंड में पार करेगी?
बहुत ही आसान सवाल, मतलब बहुत ही अत्यधिक। तो आप बताइए, ये स्पीड है, ठीक है, और स्पीड, सॉरी, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। टाइम पूछा है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टाइम। डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर। स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करने के लिए सेकंड में 5/18 से भाग देते हैं, ठीक है। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, 200/18, 40/5, ये 5 बार गया, ये 5 बार गया, तो 18 सेकंड इसका उत्तर आ गया। एक संख्या 3 अंकों से बनी है जिनमें मध्य वाला अंक 0 है। बहुत बढ़िया। एक संख्या है y 0 x ले लिया और उनका योग 4 है, ठीक है। यदि प्रथम और अंकित अंकों को भिन्न में इंटरचेंज करने पर बनी संख्या स्वयं और उसकी संख्या से 198 अधिक है, तो प्रथम तथा अंतिम अंकों के बीच का अंतर कितना है? तो नंबर क्या है मेरा, ये बताइए आप। 100y प्लस एक्स, और अगर मैं इसको इंटरचेंज करके लिख दूँ तो 100x प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब मुझे बताइए आप, इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना दिया? 100y प्लस एक्स माइनस 100x प्लस वाई इक्वल टू 198। माइनस किया, 99y माइनस 99x, 198, और y माइनस एक्स इक्वल टू 2। हमारा उत्तर आ गया। ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो जैसा जैसा सवाल में कहा गया है वैसा वैसा ही मैंने किया, और उससे हमारा क्या आया? उत्तर आ गया। कुछ घुमा फिरा के नहीं दिया है, जैसा कहा बस वैसा करिए, सवाल आपका एकदम से हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन के सभी फलकों को रंग कर उसे 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। छोटे घनों में से कितने घनों को केवल 2 फलक रंग हुए हैं? क्यों बनाता है? ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 और 2, ठीक है। ये टोटल 3 सेंटीमीटर की है, और ये है 1 सेंटीमीटर की। और बोल रहा है कि ऐसे कितने क्यूब है छोटे वाले, ऐसे छोटे छोटे वाले कितने क्यूब हैं जिनकी दोनों साइड रंगी हुई है। अब मुझे बताइए आप तो कि एक ये वाला है जिसकी एक साइड रंगी हुई है, ठीक है। ये वाला है जिसकी 2 साइड रंगी हुई है। एक ये होगा सामने से, आप देखेंगे कि इसको मैं निकालूंगा बाहर, तो एक तो इसका ये वाला हिस्सा होगा कलर, और इसको मैं ऐसे निकालूंगा तो इसका इधर वाला हिस्सा रंगा हुआ होगा, पीछे तो रंगा नहीं होगा, इधर भी रंगा नहीं होगा, ठीक है। ऐसी ये वाला होगा। और अब आप बोलेंगे सर ये तो मैं बोलूंगा ये 3 जगह से रंगा हुआ है, एक इस फेस से, इस एक फेस से, एक इस फेस से। ऐसे ये भी 3 वाला होगा, ये 2 वाला, ये 3 वाला, ये 2 वाला। ऐसे यहाँ पे ये 2, एक ये और एक ये। तो आप मुझे बताइए एक फेस पे कितने ऐसे हैं क्यूब जो 2 साइड से रंगे हुए हैं? तो एक यहाँ पर मिल रहा है और हमको एक यहाँ पे मिल रहा है, तो 2 मिल रहे हैं। और एक क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। 2 × 6 = 12, तो 12 क्यूब हो जाएंगे। और अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला होता है क्या? 12n-2। तो n जो है वो बताऊं क्या होता है? n जो होगा वो होगा कि हमारे जो क्यूब की साइड है, साइड ऑफ लार्ज क्यूब, बिगर क्यूब, डिवाइड बाय साइड ऑफ
स्मॉलर क्यूब। ठीक है, तो कितना है 3/1, तो 3 आ गया n का वैल्यू। 3 - 2 कितना हो जाएगा 12, 1 तो कितना आ जाएगा 12 ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है इसमें। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज का सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, और बहुत मजा आने वाला है सवाल को करने में। तो इसके लिए मैं एक्स्ट्रा स्लाइड मिलता हूँ पहले, बहुत ही आनंद आएंगे आपको, सही बता रहा हूँ मैं। किसी व्यक्ति ने 22,800 रुपये कीमत पर रेफ्रिजरेटर 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक पर खरीदा। पहले वर्ष के अंत पर उसने 8,605 रुपये एवं दूसरे वर्ष के अंत में 9,125 रुपये चुकाए। ऋण पूरा चुकाने के लिए उसे तीसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए की भुगतान करना है? मुझे बताइए, उस रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी 22,800 रुपये, और उसने खरीदा कितने पे 12.5%, मतलब 1/8 होता है इसका क्या फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो मुझे बताइए, अगर ये 1 साल के लिए ही इसको दे देता, इसको ये 1 साल में ही चुका देता, तो कितना इसको पे करना पड़ता? इसका 1/8 पे करना पड़ता, मतलब 8 दूनी 16, 68, और 8 64, 40, 28, 50 ज़्यादा पे करना पड़ता, मतलब 0, 5, 6, 5 और 2, तो टोटल इसको 1 साल में, अगर ये किस्तों में नहीं देता, पहली किस्त ये दे रहा है इतनी, दूसरी किस्त दे रहा है इतनी, तो उसको ऐसे किस्तों में ना देके उसको एक बार में इतने रुपए देने होते, उसको इतने रुपए देने होते, पर उसने क्या किस्त दे दी। तो अब मुझे बताइए, वो लेगा तो 25,650 रुपये, और उसने पहली किस्त दे दी कितनी 8,650। तो मुझे बताइए उसके पास कितने रुपए बच गए? 650 तो गए, 25 में से 8 गए तो 17, तो 17,000 रुपये बचे उसके पास अब देने के लिए। अब वो 17,000 रुपये ब्याज लेगा अपना 12.5% के हिसाब से, तो कितना हो गया 8 दूनी 16, 10, 8 एकम 8, 20, 8 दूनी 16, 4, 2125, तो 17,000 प्लस 2125। अब वो जब नेक्स्ट टाइम जाएगा ना, अगर वो पूरा देता है एक बार में, तो उसको देने पड़ेंगे 19,125 रुपये, और वो जाएगा और दे के आ जाएगा उसको कितने 19,125 माइनस 9,125, और अब उसको 10,000 रुपये देने हैं भाई साहब, है ना। अब वो 10,000 रुपये आखिरी में जाके उसको देगा। ठीक है, और 10,000 रुपये अब लगेगा कितना 12% के हिसाब, 12.5 के हिसाब से ब्याज, तो कितने रुपये लगेंगे 8 एकम 8, 20, 8 एकम 20, 8 दूनी 16, फिर 4, 5 और 0, मतलब उसको टोटल लास्ट जो किस्त है ना उसकी, उसमें 10,000 तो जाएंगे ही जाएंगे जो उसका बच गया है, ऊपर से उसका ब्याज जाएगा 1250, मतलब 11,250 रुपये देगा वो लास्ट में बिल पे। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 11,250 रुपये। 5 सेमी विकर्ण के आयत में फिट करने के लिए 12 समान वर्गों को रखा गया है। आयतन में 3 पंक्तियां हैं, प्रत्येक में 4 वर्ग हैं। निकटवर्ती वर्गों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं है, प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? ये कोई हमारा रेक्टेंगल है, मतलब आयतन। ठीक है, इसमें 3 पंक्तियां हैं, एक पंक्ति, 2 पंक्ति और तीसरी नीचे है। ठीक है, और बोल रहा है कि 5 सेमी विकर्ण के आयत में फिट करने के लिए 12 समान वर्गों को रखा गया है। एक, दो, तीन, 4, और ये इसका डायगोनल दे रखा है 5।
इस आयतन का, ठीक है, आयत का। तो ये हो गया हमारा ब्रेड, सॉरी ये ब्रेड्थ ले लो और ये लेंथ ले लो, ठीक है। और ये हमारा 90 डिग्री एंगल होता है, तो ये बन गया पाइथागोरस, मतलब बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू 25। और हमको पता है कि ये किसका वो होता है, ये ट्रिपलेट होता है ना, और ट्रिपलेट किसका होता है, 4 या 3 का। तो हमारा क्या हो गया, बेस तो हमारा मतलब ब्रेड्थ तो हो जाएगा हमारा 4, लेंथ 3, या फिर लेंथ 4 ब्रेड्थ 3, समझ रहे हैं ना। तो आप मुझे बताइए एरिया कितना हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल का, 4 गुणा 3 करो या 3 गुणा 4 करो तो 12 ही आएगा। कितना आएगा, 12 ही आया। अब मुझे बताइए क्या बोल रहा है कि ऐसे ये जो है ना, एक रो में कितने हैं, 4 है, 1 रो में कितने स्क्वायर है, 4 स्क्वायर। तो 3 रो में कितने हो जाएंगे, 3 गुणा 4 कितने, 12 स्क्वायर हो जाएंगे। तो अब मुझे बताइए 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर और उनकी साइड x इक्वल टू, क्या बोला सवाल पूछा क्या, निकटवर्ती वर्ग को प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। तो आप मुझे बताइए ये x क्या है हमारा, x अगर मैं आपसे बोलूं तो x क्या है हमारा, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, क्या है, 1 स्क्वायर, एक स्क्वायर का हमारा एरिया है x। तो 12 कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, और वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब 12, सॉरी एरिया ऑफ 12 स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, वही लिखा है हमने बस यहाँ पे। तो जो ये हमारा x है ना, इसका मान कितना आ जाएगा, 1। वो बोल रहा है कि कितना क्षेत्रफल होगा किसका, वर्ग का, वर्ग मतलब स्क्वायर का, तो कितना होगा, 1 होगा। आई होप कि आपको ये जो कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूँ वो समझ में आ रही होगी, ठीक है। कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, बस लॉजिकल सवाल है, बस हमको दिमाग से चलना है कि कैसे ये कर रहे हैं और कैसे इन लोगों ने सवाल में घुमा फिरा के या फिर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड में कैसे हमको सवाल पूछा है, ठीक है। ये सवाल पढ़िए, यदि 700 से 1000 तक सभी संख्याएं लिखी जाए तो ऐसी कितनी संख्याएं आती हैं जिनमें सैकड़े का अंक दहाई के अंक से तथा दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। तो आप मुझे बताइए, जैसे ये है, नहीं हो रहा 701, ये हमारा इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, ये सैकड़ा है। क्या बोल रहा है कि दहाई अंक इकाई से बड़ा होना चाहिए और सैकड़ा अंक दहाई से बड़ा होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, आप देखिए 7 6 5, 7 6 4, 7 6 3, 7 6 2, 7 6 1, कितना है, 1 2 3 4 5, कितना है, कितना है, 7 6 0, और ये छठा, तो ये 6 आ गए। फिर आप देखेंगे 7 5 4, 7 5 3, 7 5 2, 7 5 1, 7 5 0, तो कितने हो गए, 5 हो गए। फिर देखेंगे 7 4 3, 7 4 2, 7 4 1 और 7 4 0, ऐसे 4 हो जाएंगे। फिर 7 3 2, 7 3 1, 7 3 0 3, 7 2 1, 7 2 0, और लास्ट बचेगा 7 1 0, मतलब ऐसे। तो आप मुझे बताइए क्या हो गया, 6 5 4 3 2
1। कितना आया? 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 1 21। ऐसे 21 हो गए यहाँ पे। जब आप 800 से 900 के बीच में करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 7 6 5 4 3 2 1, ये आ जाएंगे 28। और जब हम 900 से 1000 के बीच में करेंगे तो 8 7 6 5 4 3 2 1, तो 28 और 8 36। अब इनको ऐड कर लीजिए, 8 से 14 और 1 5, हंसल गई 1 2 2 4 4 3 7 और 1 8। तो कुल मिला के 85 ऐसे होंगे जिसमें इकाई का अंक, दहाई का अंक इकाई से बड़ा होगा और सैकड़े का अंक जो है दहाई के अंक से बड़ा होगा। ठीक है, ये सवाल पढ़िए कि एक खेल प्रतियोगिता के लिए लकड़ी के 3 खंडों को मिलाकर बने विजेता मंच को आकार नीचे दिया गया है। आकार नीचे दिया गया नहीं है, हमको बनाना पड़ेगा। ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन के लिए, ये सेकंड पोजीशन के लिए और ये थर्ड पोजीशन के लिए। उपलब्ध 6 विभिन्न रंगों में से रंग चुने हैं और लकड़ी के तीनों खंडों में से प्रत्येक को इस प्रकार रंगा जाना है कि कोई भी 2 खंडों को रंग का एक समान न हो। विजेता मंच को कितने अलग अलग तरीकों से रंगा जा सकता है? तो आप मुझे बताइए, 1 2 और 3। पहले वाले डब्बे को मैं 6 रंग से कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक रंग ले लिया तो बचे कितने? 5। फिर उसमें से एक चले गया, बचे कितने? 4। तो ऐसे कितने हैं पॉसिबिलिटी? 6 पंजे 30, 30 चौक 120, 120 हमारा उत्तर है। एक लिफ्ट में 18 वयस्क और 30 बच्चों को ले जाने की क्षमता है। लिफ्ट में 12 वयस्कों के साथ कितने बच्चे आ सकते हैं? तो अब मुझे बताइए, 18 वयस्क बराबर 30 बच्चे जो लिफ्ट कैरी कर सकती है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, 12 वयस्कों प्लस x बच्चे मिला के 18 हो जाएंगे। इतने ही जा सकते हैं ना? तो कितने बच्चे जाएंगे? 6 वयस्कों के बराबर जाएंगे। x बच्चे की वैल्यू कितनी होगी? 6 वयस्कों। अब मुझे बताइए कि जब 18 वयस्क जाते हैं तो कितने बच्चे जाते हैं? कितने बच्चे हो सकते हैं? 30 बच्चे। एक वयस्क 30 बाई 18 बच्चे, मतलब 5/3। तो 6 वयस्क कितने हो सकते हैं? 10 बच्चे। लक्ष्मी, उसका भाई और उसकी पुत्री तथा उसका पुत्र बैडमिंटन खिलाड़ी है। एक युगल डबल्स खेल प्रारंभ होने वाला है। लक्ष्मी का भाई उसकी पुत्री से नेट के पार ठीक सम्मुख है। लक्ष्मी को मैंने एल मान लिया, ब्रदर को बी मान लिया, डॉटर को बी मान लिया और सन को एस मान लिया। अब वो बोल रहा है लक्ष्मी का भाई उसकी पुत्री से नेट के पार ठीक है। ये हमारी नेट है, यहाँ पर लक्ष्मी का भाई खड़ा हुआ है और लक्ष्मी की डॉटर अपोजिट हो गए। उसका पुत्र सबसे खराब खिलाड़ी के सहोदर से नेट के पार विकर्ण सम्मुख्य है। अब मान लीजिए उसका जो बेटा है ना, और क्या हुआ है, सबसे अच्छा खिलाड़ी था सबसे खराब खिलाड़ी नेट के एक की तरफ सबसे अच्छे खिलाड़ी कौन है। ठीक है, अब ये एक हमको बात पता है कि जो खिलाड़ी सबसे अच्छा है ना वो खराब खिलाड़ी के साथ ही है हमेशा। और क्या बोल रहा है, उसका पुत्र है ना सबसे खराब खिलाड़ी के सहोदर से नेट के पार विकर्ण है। मतलब क्या बोल रहा है
कि जो खराब खिलाड़ी है ना, उसकी जो सिबलिंग है, उसका जो सिबलिंग है उसके अपोजिट खड़ा है। अब मुझे बताओ, अगर लक्ष्य मतलब ये कौन है, ये तो ब्रदर हुआ लक्ष्मी का, और ये सन हुआ, तो लक्ष्मी कहाँ पर खड़ी है, लक्ष्मी यहाँ खड़ी है। क्यों? क्योंकि इसकी सिबलिंग कौन है, इसका सिबलिंग ये है डॉटर, और इसकी बहन। ठीक है, इसकी लक्ष्मी के बेटे की बहन, लक्ष्मी के बेटे की बहन मतलब उसकी डॉटर, दोनों सिबलिंग हुए। ठीक है, ये तो हुआ वर्स्ट प्लेयर, सन तो उस टाइम। ठीक है, और बेस्ट प्लेयर कौन हुआ, ब्रदर हुआ उसका। और ये हुई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब एक सेकंड कंडीशन ये भी तो बन सकती है कि डॉटर यहाँ खड़ी हो और ब्रदर यहाँ खड़ा हो और लक्ष्मी यहाँ पर हो और सन उसका यहाँ पर हो सकता है ना। तो आप मुझे बताइए कि जो लक्ष्मी है अब वर्स्ट प्लेयर हो गई है, और उसका सन उसके सिबलिंग के अपोजिट में है। किसके सिबलिंग के, लक्ष्मी के। अब ठीक है, और ये कौन है, बी, ये बेस्ट प्लेयर है क्योंकि वर्स्ट प्लेयर के बगल में खड़ा हुआ है। तो हमारा बेस्ट प्लेयर हमेशा कौन होगा, उसका भाई होगा उत्तर हमेशा। हमेशा दो कंडीशन बन रही है और दोनों कंडीशन यही बनेगी। ठीक है, ये पढ़िए, यदि x माइनस वाई इक्वल टू 8 है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होना या होने ही चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, पहला क्या लिखा हुआ है, x y के किसी भी मान के लिए x तथा y दोनों धनात्मक होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। आप मुझे बताइए, अगर मैं x की वैल्यू 4 ले लूँ और y की वैल्यू -4 ले लूँ, तो मुझे बताइए ये 8 नहीं आ रहा मेरा, जब मैंने y को नेगेटिव ले लिया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये पढ़िए, x y के किसी भी मान के लिए यदि x धनात्मक हो तथा y क्या हो, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव हो, और ये पॉजिटिव हो। ठीक है, होना ही चाहिए, y ऋणात्मक होना ही चाहिए। क्या बोल रहा है, x y किसी भी मान के लिए यदि x धनात्मक हो तथा y ऋणात्मक होना ही चाहिए, कंपलसरी बोल रहा है, होना ही चाहिए। सेकंड क्या बोल रहा है, x y के किसी भी मान के लिए यदि x धनात्मक हो तब y ऋणात्मक होना ही चाहिए, कंपलसरी बोल दिया। तो आप मुझे बताइए, कंपलसरी बोल रहा है, तो सेकंड वाला जो है, अगर मैं x की वैल्यू 12 रख दूं और y का मान 4 रख दूं, ठीक है, दोनों मैंने पॉजिटिव ले लिए हैं, और इसमें बोल रहा है कि y नेगेटिव होना ही चाहिए, कंपलसरी बोल रहा है। तो मुझे बताइए, क्या मेरा ऑपरेशन में ऊपर ना x माइनस वाई इक्वल टू 8, तो 12 माइनस 4 8 नहीं आ रहा, दोनों तो पॉजिटिव लेने के बावजूद मेरा पॉजिटिव है दोनों, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हुआ, गलत हुआ। तीसरा तीसरा क्या बोल रहा है कि x और y किसी भी मान के लिए x ऋणात्मक होता, y धनात्मक होना चाहिए, होना ही चाहिए, ये भी अब कंपल्सरी बोल रहा है। आप मुझे बताइए कि अगर मैं x ऋणात्मक ले लूँ, ठीक है, और y भी मैं अगर ये ले लूँ, क्या नेगेटिव ऋणात्मक, तो आप मुझे बताइए ऑपरेशन क्या मेरा 8 नहीं लेके आ रहा, y -12, तो y +12 इक्वल टू 8, तो क्या ये मेरा उत्तर नहीं आ रहा इससे 8, तो ये भी गलत। तो इसके ऑप्शन है, अगर ऑप्शन में आपको यहाँ लिख देता हूँ कि सॉरी कौन सा सही है, ओनली 1, बी, ओनली 2, सी 2 और 3, या डी इनमें से कोई नहीं। आप देखेंगे इसका उत्तर क्या होगा, डी, इनमें से कोई भी नहीं, नाइदर 1 नॉर 2 एंड 3। ठीक है, तो आप देखिए कि हमने जितने भी सवाल आए हैं वो हमने कितने आसानी से और कितने इजी वे में इनको हमने सॉल्व किया, और आपने देखा कि ये कोई सवाल ऐसे घुमा फिरा के नहीं दिए हुए हैं
सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। अगर हम इनको जैसा जैसा सवाल में दिया गया है वैसा वैसा हम करते जाएं तो हम इन सवालों को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई बच्चा अगर इन सवालों को कर लेता है तो मैं ये सोचता हूँ कि उसका सी सेट का पेपर क्वालिफाई होकर ही रहेगा। ठीक है, तो आज्ञा दीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और घंटी को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।